हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पूस की रात को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा अध्याय आज पूस की रात। पूस की रात एक रात की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी रात में हल्कू के विचारों की उथल पुथल की एक लंबी जिंदगी बीत जाने का एहसास है। गरीबी में वस्त्रों की कमी, खासकर पशुओं के लिए तो ठंड के समय जितना दुष्कर होता है, ऐसी सर्दी की रात में थोड़ी गर्मी प्राप्त करने के लिए मनुष्य एक बदबू भरे जानवर को अपने पास लिटा लेता है। किसान की फसल किसी भी कारण से नष्ट हो जाए तो उसे मजदूरी करके जीवन यापन यानी गुजारा करना पड़ता है। आइए पढ़ते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, यानी अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही रुपए तो हैं, दे दोगे तो कंबल कहां से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उसे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दिशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया, कंबल के बिना बाहर रात में को वह किसी भी तरह नहीं सो सकता था। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, अपशब्द कहेगा। उस बला से जाड़ों में मरेंगे, यह बला तो सिर से टल जाएगी। वो कहता है कोई बात नहीं, उसका उधार दे देता हूँ, कम से कम गालियां तो नहीं सुननी पड़ेगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए जो उसके नाम के झूठ को सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। ये अपनी पत्नी से वो कहने लगता है। मुन्नी उसके पास से दूर हट जाती है और आंखें तैरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं कौन उपाय करोगे। कोई खैरात देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने में ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज जो भी बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए मैं रुपए न दूंगी। वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कोई दूसरा उपाय नहीं करोगे, मुझे पता है, और तुम खेती छोड़ दो, लेकिन मैं रुपए नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या अपशब्द सुनूं, तो क्या मैं गालियां सुनूं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, अपशब्द क्यों देगा, क्या उसका राज है। वो गुस्से में बोली, मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई बोएं झीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। यानी वो जानती थी कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो वो गाली गलौज करेगा। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ में दे दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की ये खेती, अब तुम खेती मत करना। मजदूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, फिर भी उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। यानी वो कहती है कि खेती में कुछ बचा ही नहीं, मजदूरी करके लाते हैं, वो भी इस खेती की वजह से चली जाती है, तो बताइए क्या करें। इसीलिए वो अपने पति को कहती है कि खेती ना करो। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला, मानो उसका दिल निकला जा रहा है। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, यानी इकट्ठे किए थे। वो आज निकले जा रहे थे। एक एक पग यानी एक एक पैर के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। यानी वो बहुत गरीबी की स्थिति में जी रहा था, उसी गरीबी और ज्यादा
की दीनता उसे महसूस हो रही थी। पूस की अंधेरी रात, आकाश के तारे चिटरे हुए मालूम हो रहे थे, यानी तारे भी सिकुड़ रहे थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के ऊपर उसका संगी कुत्ता झबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था, यानी कुत्ते को भी सर्दी लग रही थी। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी। हल्कू ने घुटनियों में गर्दन को चिपकाते हुए कहा, क्यों झबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटे रहो, यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? अब वो ठंड से सिकुड़ के एकदम छोटा सा बन जाता है और अपने घुटनों को अपने सिर से लगा लेता है और कुत्ते को कहता है कि कहा था ना तुम अपने घर पर सोते रहो, फिर यहाँ पर क्यों आए? जानते थे मैं हलवा पूरी लिए आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब आओ नानी के, अब रो नानी के नाम को। अब वो कहता है कि अब तुम भी सर्दी में परेशान होगे और मैं भी। झबरा ने पड़े पड़े दुम तिहाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया कि स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही। वो सोच रहा था कि जब मैं कूकू कर रहा हूं तो मेरे स्वामी को नींद नहीं आ रही है, इस वजह से वो कूकू करना बंद कर चुका। हल्कू ने हाथ निकालकर झबरा को ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे, यानी तुम परेशान हो जाओगे, मर जाओगे। यह पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। पछुआ यानी पश्चिम की दिशा से जो हवा आती है उसे पछुआ कहते हैं। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे, कई चिलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े की गुजर तो जाए। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास गर्मी सर्दी के लिए सारे बिस्तर मौजूद है, मोटे मोटे कंबल, सर्दी उनके पास जाती ही नहीं है। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें और मजा कोई और लूटे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर उसने अपनी चिलम भर ली। झबरा भी उठ गया, यानी उसका कुत्ता भी उठ गया। हल्फू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जात है, हाँ जरा मन बहल जात है। जाड़ा तो नहीं जाएगा, यानी सर्दी तो नहीं जाएगी, लेकिन बस मन बहल जाएगा। झबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती आंखों से देखा। झबरे के मन में उसके मालिक के प्रति प्यार उमड़ रहा था। हल्कू ने कहा, आज और जाड़ा खा लो, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा नहीं लगेगा, यानी तब सर्दी आपको नहीं लगी। वो अपने कुत्ते से कहता है। झबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों में रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर से लेट गया और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं सो ही जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके दिल में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेता तो कभी उस करवट, यानी वो करवटें बदलने लगता है। पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था, यानी सर्दी बहुत ज्यादा लग रही थी। जब किसी तरह भी न रहा गया तो उसने झबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, यानी बदबू आ रही थी, पर उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए वह ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से ना मिला था, यानी उसके शरीर से उसे गर्मी मिल रही थी, तो उसे वो बड़ा अच्छा लग रहा था। झबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यहाँ है और हल्फू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी।
उस अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत नहीं था। उसे जिसने आज उसे यह दशा में पहुंचा दिया, नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए और उसका एक एक क्षण अणु प्रकार से चमक रहा था। एकदम से छबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति यानी एक नया जोश भर दिया, जो हवा के ठंडे झोंके को बड़ा छोटा समझती थी। वह झटपट उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लग गया। हल्फू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया, पर वह उसके पास में नहीं आया। हार कर चारों तरफ दौड़ दौड़ कर वो भौंकता रहा। एक क्षण के लिए भी आ जाता तो तुरंत ही दौड़कर वो वापस चला जाता। कर्तव्य हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। अब वो जान रहा था कि कहीं मेरे मालिक के पास कोई खतरा ना आ जाए, इसीलिए वो अपना कर्तव्य निभा रहा था। 1 घंटा बीत गया। रात ने गीत को हवा में धधकना शुरू किया। हल्फू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छुपा लिया। ठंड भी कम न हुई। ऐसा लग रहा था कि सारा खून जम गया हो। रक्त यानी खून जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है, खून की जगह क्या बह रही है? बर्फ। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर के ऊपर रात है। हल्कू ने खेत में एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्फू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोर कर उन्हें जलाकर खूब तापूं यानी सेक कर लेता हूँ। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझेगा भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो, या फिर क्या पता उन पत्तियों में कोई जानवर छुपा बैठा हो। मगर अब मेरे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़े और उनकी झाड़ू बनाकर हाथ को सुलगाते हुए उपला लिया। बगीचे की तरफ चल दिया। झबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और वो अपनी दुम यानी पूंछ उसे लेकर हिलाने लगता है। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता झबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे, फिर सोएंगे, तभी रात बहुत है। झबरू कू करके सहमति प्रकट करने लगा और आगे आगे बगीचे में चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन यानी बिना दया वाली हवा पत्तियों को कुचलती हुई चली आ रही थी। वृक्षों से ओस की बूंदें नीचे टप टप करके टपक रही थी, यानी ओस जो पानी के रूप में होती है वो पत्तियों से टपक रही थी। एक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्फू ने कहा, कैसी अच्छी महक है आई है झबरू, तुम्हारी नाक के में भी कुछ सुगंध आ रही है। वो अपने कुत्ते से ये बात पूछता है। झबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी मिल गई। वह उसे निचोड़ रहा था। हल्फू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लग गया। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ टूटते जाते थे। नंगे पांव गले जा रहे थे। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी तो पैर और हाथ उसके जमने लगे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी आवाज में ठंड को जलाकर वो भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलार्म जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छूकर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष को मालूम होता था मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभालते हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यानी उस गहरे सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता, यानी नौका यानी नाव की जैसे हिल रहा था और मचलता हुआ जान पड़ रहा था। हल्कू
अलाव के सामने बैठा और आग तापने लगा। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो, यानी ठंड को चुनौती दे रहा हो। तेरे जी में आए जोकर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय पर्व गर्व को हृदय में छिपा न सका। उसने झबरा से कहा, क्यों झबरू, अब क्या ठंड नहीं लग रही है? झबरा ने कू कू करके मानो कहा हो, अब क्या ठंड लग रही है? पहले से यह उपाय क्यों नहीं सूझा? नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? झबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ, इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए तो बच्चों तो मैं दाव न करूंगा। झबरा इस अग्नि राशि की ओर कतार नेत्रों को देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो वो लड़ाई करेगी। कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया, यानी उसको कुछ चोट वोट नहीं लगी। पैरों में जरा लपटे लगी, पर वह कोई बात नहीं थी। झबरा आग के इर्द गिर्द यानी चारों तरफ घूमकर उसके पास आकर खड़ा हुआ। हल्फू ने उसे कहा, चलो चलो, यह सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। फिर वह कूदा और अलाव इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर से अंधेरा छा गया। रात के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा के झोंके के आ जाने पर आग उठाती थी, पर एक क्षण में फिर वो आंख बंद कर लेती थी। झबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्फू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आ गया है। शायद नील गायों का वो झुंड था। उसने कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान से सुनाई दे रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वे खेत में चर रही हैं। उसने चरने की आवाज चर चर सुनाई देने लग गई। उसने दिल में कहा, नहीं, झबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डाले। मुझे भ्रम हो रहा है। कहा, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी धोखा हुआ है। उसने जोर से आवाज लगाई, झबरा झबरा। झबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत में चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखे में न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले के खेत में न जाने जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से नहीं हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, होली होली होली। झबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत में चर रहे थे। फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए देते हैं। हल्फू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा डंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का झोंका उसे लगा, यानी हवा इतनी ठंडी उसे महसूस हुई। झबरा अपना गला फाड़े लड़ता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्फू गर्म रात पर शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था, यानी उसे बांध रखा था। वह उसी रात के पास गर्म जमीन पर चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी आंख खुली तब चारों तरफ धूप फैली थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्फू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मडैया डालने से क्या हुआ? हल्फू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की जांच पर आए, यानी खेत के किनारे पर आए। देखा सारा खेत जो है रौंदा हुआ यानी खुंदा हुआ पड़ा है और झबरा मडैया के नीचे चित लेटा हुआ है, मानो उसमें प्राण ही ना हो, यानी उसमें जिंदगी ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे।
मुन्नी के मुख से में उदासी छा गई, पर हल्फू खुश था। मुन्नी ने चकित होकर कहा, अब मजदूरी करोगे, मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्फू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड ने यहाँ सोना तो पड़ेगा ही। तो इस तरीके से यह पाठ मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया और ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।